वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैपिंग से संबंधित है। आप ये मैप देखिए, ये वाला मैप आप देखिए, एक सेकेंड। ये मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर टर्की है, ये साइप्रस है यहाँ पर, और ये है क्रीट आइलैंड। ये क्रीट आइलैंड किसका है? ग्रीस का है। साइप्रस और क्रीट आइलैंड के बीच का ये जो एरिया है ना मेडिटेरेनियन सी का, यहाँ पर दो देशों के द्वारा एक्सरसाइज की गई, एक ग्रीस के द्वारा और दूसरा टर्की के द्वारा। टर्की ने अपना रिसर्च वेसल भी भेज दिया यहाँ पे गैस और ऑयल रिजर्व को एक्सप्लोर करने के लिए। तो टकराव है दो देशों के बीच, एक तरफ ग्रीस है और दूसरी तरफ टर्की है, इस आइलैंड के आसपास के एरिया को लेके। कंटेक्स्ट ये है, टर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हम ग्रीस से बातचीत करने को तैयार हैं कि इस आइलैंड के आसपास का जो एरिया है उसमें रिसोर्स पर किसका कब्जा होगा, इस इशू पर। तो बस मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है कि क्रीट आइलैंड कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी में है, कौन से देश का ये आइलैंड है? ये आइलैंड है ग्रीस का। ग्रीस में शामिल हुआ था 1913 दिसंबर में। अगला आर्टिकल हमारा दुर्गम चेरुवू लेक से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम ने इस लेक के ऊपर एक केबल स्टेड ब्रिज को इनैगोरेट किया है। ये एक प्रकार का फ्रेश वाटर लेक है जो कि तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है। इसको हम लोग राय दुर्गम चेरुवू भी बोलते हैं। आपने हिस्ट्री में कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। ये जो गोलकोंडा फोर्ट के उस टाइम के रूलर हुआ करते थे कुतुब शाही डायनेस्टी के लोग, वहाँ उस टाइम पर ये जो लेक है उनके ड्रिंकिंग वाटर का एक मेजर सोर्स हुआ करता था। इसी लेक को हम लोग सीक्रेट लेक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो तरफ हिल्स हैं, एक तरफ जुबिली हिल्स है और दूसरी तरफ मधापुर हिल्स है। अगला आर्टिकल हमारा इंग्लिश चैनल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने वाली पहली एशियाई महिला आरती शाह के बर्थ एनिवर्सरी को गूगल डूडल ने सेलिब्रेट किया। बात करते हैं इंग्लिश चैनल की, तो इस पिक्चर में जैसे आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश चैनल दो लैंड मासेस, एक तो इंग्लैंड का सदर्न हिस्सा और एक फ्रांस का हिस्सा, इन दोनों के बीच में है। अटलांटिक ओशन का एक छोटा सा आर्म है, पतला सा आर्म है ये। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ डोवर बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ डोवर नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है। अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं और इसके सदर्न रीजन पर आ जाएं, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये कंट्री है जिसका नाम है नामीबिया। इसी के बिल्कुल वेस्टर्न एज पर हम लोग नामीब डिजर्ट पढ़ते हैं और नामीबिया के जस्ट ईस्टर्न साइड पर हम लोग कालाहारी डिजर्ट पढ़ते हैं। इसी के ऊपर ये एतोशा पैन है, ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये है एतोशा पैन। ये एक प्रकार का एंडोरिक सॉल्ट पैन है। अब इसका मतलब क्या होता है इसके लिए भी अभी हम पढ़ते हैं। फिलहाल लोकेशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर चूंकि ये एतोशा पैन बेस्ड है और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि ये रामसार साइट्स के अंदर भी काउंट होता है। मतलब कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है इसके पास रामसार साइट्स का। यहाँ पर ये इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा तो सूखा रहता है, लेकिन कभी बारिश होती है, चूँकि काफ़ी सॉल्टी एरिया है ये, तो उससे जो भी पानी है यहाँ का वो हेविली सॉल्टेड हो जाता है और मिनरल सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके प्रोटेक्शन के लिए इतोशा नेशनल पार्क बनाया गया है, जो कि नामीबिया कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क है। जैसा कि मैंने बताया कि रामसार वेटलैंड ने इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया हुआ है। अब ये जो इंडोरिक की बात कर रहे थे, इंडोरिक सॉल्ट पैन की हम बात कर रहे थे, सॉरी, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कोई एक एरिया है जो कि किसी वैली टाइप रीजन में है। मतलब क्या होगा कि ये एक ऐसा ड्रेनेज बेसिन है जहाँ पर पानी कहीं भी बाहर किसी समुद्र या फिर किसी लेक या फिर किसी स्वैम्पी एरिया में नहीं मिलता है, बल्कि सारा पानी कहीं अंदर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। और अंदर की तरफ मान लीजिए कोई भी छोटा सा एक स्वैम्प होगा जो कि परमानेंट भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। इसके बेसिस पर ऐसे बेसिन को, ऐसे क्लोज्ड ड्रेनेज बेसिन को हम लोग इंडोरिक बेसिन बोलते हैं। इसी बेसिन से मिलता जुलता फीचर ये एटोसा पैन का भी है।
नेक्स्ट आर्टिकल गुरुप्रिया ब्रिज के बारे में है। कहाँ पर यह ब्रिज बनाया गया है? देखो, उड़ीसा में एक ब्लॉक है, चित्राकोंडा ब्लॉक। इस ब्लॉक में 151 गांव आते हैं। ये 151 गांव मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में जो मेनलैंड है उस मेनलैंड से कटे हुए थे, क्योंकि बीच में ये गुरुप्रिया रिवर थी। लेकिन अब इन 151 विलेजेस को मेनलैंड से जोड़ा जा चुका है, क्योंकि बीच में ये जो गुरुप्रिया रिवर है इसके ऊपर ब्रिज इस्टेब्लिश हो गया है। इस ब्रिज का इनाग्रेशन हुआ था 2018 में। 2 साल में ये ब्रिज बन के तैयार हो गया है। और चित्राकोंडा ब्लॉक में ये जो 151 गांव हैं ये माओइज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं और अब इनको नाम दिया गया है स्वाभिमान अंचल। मोबाइल कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश हो गई है अब इन 151 गांव में। तो डेवलपमेंट आएगा तो जो ट्राइबल इलाकों के लोग हैं इन 151 गांव में रहते हैं वो माओइज्म की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। जो अगला आर्टिकल है वो कोसी रेल महासेतु के बारे में है। इसे प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया है, डेडिकेट करते हुए नेशन को 18 सितंबर को। ये 1.9 किलोमीटर लॉन्ग रेल ब्रिज है जो कि निर्माली को भाप्तियाही से जोड़ेगा। देखिए, शुरू में वहां पर 1887 में रेल लिंक बनाया गया था, लेकिन हैवी फ्लड्स और अर्थक्वेक की वजह से वो बेकार हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को 2003-4 में रीलॉन्च किया गया और इसकी रीलॉन्चिंग का जो समय था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में था। और अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो गया है और इनॉग्रेट कर दिया गया है ये मेगा ब्रिज। जो अगला आर्टिकल है वो क्राक कनाल के बारे में है। थाईलैंड ने अभी ये अनाउंस किया है कि वो जो चाइनीज लेड क्राक कनाल प्रोजेक्ट है उसे स्क्रैप कर रहे हैं। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है, बिकॉज वो काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे इस क्राक कनाल को लेकर कि ये उनकी स्ट्रेटजिक नीड को फुलफिल करेगा और उनकी इकोनॉमिक कॉस्ट को भी कट करेगा। लेकिन अगर थाईलैंड इसे स्क्रैप कर देता है तो चाइना को डेफिनेटली इससे नुकसान होने वाला है और ये इनके लिए डिसअपॉइंटमेंट का पॉइंट होगा। एक्चुअली में है क्या, देखिए, क्राक कनाल, इसे पॉपुलरली थाई कनाल के नाम से भी जाना जाता है। ये कनाल बनी नहीं है अभी, इसे क्रास थमस कनाल भी बोलते हैं। ये एक प्रपोज्ड कनाल है, मतलब इसे बनाया जाएगा ऐसा प्रस्ताव काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसका उद्देश्य ये था कि जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसे अंडमान सी से कनेक्ट किया जाएगा। देखिए, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये थाईलैंड कंट्री है विद द कैपिटल बैंकॉक, और यहाँ पर ये जो लोकेशन आपको दिख रही है ये अंडमान सी। इन दोनों लोकेशंस को यहाँ से जोड़ना है। आप और अच्छे से यहाँ इस मैप में देख सकते हैं। देखिए, ये क्रास थमस को कट करके इस कनाल को बनाया जाएगा। स्थमस कोई भी ऐसा लैंड मास होता है जो दो वाटर बॉडीज को अलग करती है। लाइक यहाँ पर गल्फ ऑफ सियाम या गल्फ ऑफ थाईलैंड है और ये है अंडमान सी। तो इन दोनों को ये जो स्थमस है ये अलग कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्रॉस करके कट करके एक प्रपोज्ड कनाल का मैकेनिज्म डेवलप किया था चाइना ने। अब चाइना इस बात को लेकर काफ़ी ईगर था। देखिए, यहाँ पर म्यांमार खत्म होता है, जहाँ पर म्यांमार खत्म होता है बिल्कुल वहीं से काफ़ी नैरो स्ट्रिप है, इसे ही कट करके ये कनाल बनाया जाना है जो प्रपोज्ड है। तो थाईलैंड में ये बनेगा तो थाईलैंड के ऊपर तो वन हैंड रहेगा कि वो इसे बनवाना चाहते हैं कि नहीं बनवाना चाहते हैं। चाइना इसमें बहुत ईगर है। उनके ईगर होने का रीज़न ये है बिकॉज अभी जो रूट है चाइना के लिए वो यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट से होकर जाता है। मलक्का स्ट्रेट को लेकर चाइना हमेशा सशंकित रहता है। एक तो ये रूट थोड़ा सा लंबा है उनके लिए, और दूसरा ये अंडमान सी से होकर गुजरेगा और काफ़ी नैरो स्ट्रिप से गुजरता है। मतलब यहाँ पर मलेशिया है और यहाँ पर इंडोनेशिया का सुमात्रन आइलैंड है। ठीक है, अब अगर इस रास्ते को ब्लॉक किया जाता है तो जो चाइना का शिपमेंट रूट है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो इससे उन्हें नुकसान होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉस थमस को काट कर क्राक कनाल बना दी जाती है तो ये उन्हें एक अल्टरनेटिव ट्रांजिट रूट दे देगा, जिससे ना केवल उनकी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, बल्कि जो उनको एक स्ट्रेटजिक हमेशा डर लगा रहता है, स्ट्रेटजिक फियर बना रहता है, वो भी उनका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की अगर हम बात करें तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से होकर गुजरता है। ये 550 मील या 890 किलोमीटर का स्ट्रेच ऑफ वाटर है जो कि मलाया पेनिनसुला मलेशिया और इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा उसके बीच में पड़ता है। ये एक मेन शिपमेंट कनाल है जो कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है, और काफ़ी सारे जो शिप्स हैं वो यहाँ पर इसी रूट से होकर चाइना और जापान जैसे देशों में जाते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा मेडिकेन से रिलेटेड है। मेडिसिन नहीं है, याद रखना, मेडिकेन्स। मेडिकेन जो है ये एक प्रकार के ट्रॉपिकल लाइक साइक्लॉन्स होते हैं। याद रखना, ट्रॉपिकल लाइक हैं, ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स नहीं है। और यूजुअली अभी हाल फिलहाल ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि ग्रीस के कोस्ट पर लानोस नाम का ऐसा ही एक मेडिकेन लैंडफॉल के चलते बहुत हैवी रेनफॉल लेके आया है,
जिससे पूरे आइलैंड में फ्लडिंग लाइक सिचुएशन हो चुका है। आइलैंड्स के नाम हैं जैकिन्थोस, केफलोनिया और इथाका। यहाँ पर आप इनके प्लेस को भी देख सकते हैं। बात करते हैं मेडिकेन्स की। जैसा कि नाम में ऐसा कुछ पता चल नहीं पा रहा है कि ये क्या है, बट थोड़ा सा रिलेटेड है कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाला हिसाब किताब बन सकता है। तो मेडिटेरेनियन सी के पास में या फिर उसके ऊपर बनने वाला ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स को हम लोग मेडिकेन्स बुलाते हैं। यूजुअली हम ये देखते हैं कि जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं तो उनके लिए वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, जैसे कि टेम्परेचर जो है वो सी टेम्परेचर कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हो, मॉइस्चर का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ये मेडिकेन्स ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में बनते हैं और वहाँ पर जहाँ पर सी में शैलो वाटर्स है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इनको ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स बोला जाता है। और ये इनफ्रीक्वेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को नहीं मिलते हैं, साल में एक बार या दो बार ही देखने को मिलते हैं। जहाँ पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन गर्मियों के मंथ्स में बनते हैं, मेडिकेन्स विंटर मंथ्स में आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ अगर कुछ और कंपैरिजन किया जाए तो ये रिलेटिवली ठंडे पानी में बनते हैं। हालांकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हमने बात किया कि 25 डिग्री सेल्सियस तक का पानी हो जाना चाहिए कम से कम, तभी साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स जो भी ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं वो उसी टाइम पर आते हैं। अगर थोड़ा सा और कंपैरिजन करें ट्रॉपिकल साइक्लोन से नहीं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से कंपैरिजन में ये थोड़े गर्म होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपैरिजन में ये काफ़ी ठंडे होते हैं। जो भी इनका डायमीटर है वो टिपिकली छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। मेडिकेन्स का जो कोर है ना वो थोड़ा गर्म होता है, इसीलिए ये ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर कैरी आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ये कोई डिस्ट्रक्टिव विंड्स टाइप का कुछ ऐसा नहीं आता है। मेन सोसाइटल हैज़ार्ड यहाँ पर ये है कि ये टोरेंशियल रेन लेके आते हैं। टोरेंशियल रेन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप एक बाल्टी पानी भर लीजिए और उस बाल्टी पानी को एक जगह पोर कर दीजिए सीधे, तो एक मोटी धारा नीचे बह रही है, तो ये तो काफ़ी प्रेशराइज करते हैं ना। इसी तरीके से टोरेंशियल रेन होते हैं। इवन फ्लैश फ्लड्स भी यही होते हैं। फ्लैश फ्लड्स जिनको हम लोग बादल का फटना बोलते हैं, या फिर जो अचानक से बादल पूरा पानी नीचे ड्रेन कर देता है, तो इस तरीके के कंडीशंस देखने को मिलते हैं मेडिकेन्स में। अगला हमारा आर्टिकल मेकेदातु प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आज कुछ तो हुआ है जिसमें बहुत सारे कठिन नाम आ गए हैं। मेकेदातु प्रोजेक्ट, अब इसके लिए आप ये समझो कि तमिलनाडु का ये हिस्सा है। अब ये जो तमिलनाडु का हिस्सा है ना, ये डेल्टा एरिया है। मतलब कि अगर कोई भी नदी कर्नाटका से फ्लो होकर आती है, आंध्र प्रदेश से फ्लो होकर आती है या केरला से फ्लो होकर आती है, तो वो तमिलनाडु के जरिए यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है। लेकिन अब आप ये समझो कि जितने भी ऐसे रिपेरियन स्टेट्स हैं, मतलब जो नदी के किनारे वाले स्टेट्स या फिर गांव या फिर कुछ भी हैं, आप देखो कि ये रिसीविंग एंड पर है। मतलब कि जो ओरिजिन एंड पर होते हैं ना, उनके पास ज़्यादा पानी होता है। तो अगर इन्होंने यहाँ पर डैम्स बना लिए खूब सारे, तो पानी इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जो तमिलनाडु है फिर वो झेलने लगेगा ना कि भाई हमारे पास तो पानी पहुँच ही नहीं रहा है। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। अलग अलग लड़ाइयाँ सबकी चल रही हैं। कर्नाटका तमिलनाडु की अलग चल रही है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की अलग चल रही है, केरला तमिलनाडु की अलग चल रही है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि तमिलनाडु इन सभी में कॉमन प्लेसेस है। क्यों? क्योंकि सारी नदियाँ इधर से ही बह के तमिलनाडु के में होके जाती हैं। मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है वो कावेरी रिवर के ऊपर का एक प्रोजेक्ट है। हाल फिलहाल में कर्नाटका गवर्नमेंट ने सेंटर के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया है कि भाई इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को आप अप्रूवल दे दो। मेकेदातु का मतलब होता है ना गोट्स लीप। ये डीप गॉर्ज में स्टैब्लिश्ड है, मतलब कि कावेरी नदी में यहाँ पर आप जाओगे, इसका एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है अर्कावती। अर्कावती जो है ये ऐसे गॉर्जेस बनाती है। कावेरी नदी आप हमेशा याद रखना कि ऐसे गॉर्जेस बनाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ और भी प्रोजेक्ट्स बने थे, जैसे कि ओंती गोंदलू, सब कठिन नाम आज ही है। तो ये जो है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होता हुआ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आप इतना समझो। प्रॉब्लम केवल इतनी सी है कि ये जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है, ये कहते हैं कि हम बेंगलुरु सिटी में जो भी पानी की कमियां हैं, मतलब जो पीने वाला पानी है या फिर सप्लाई वाटर है, उसकी कमी को फुलफिल करने के लिए मेकेदातु प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और साथ ही साथ हम जो यहाँ पर डैम बिल्ड कर रहे हैं ना, इससे 400 मेगावाट का पावर भी जनरेट करेंगे। इसीलिए ये जो 9,000 करोड़ की लागत में ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसको पास करा दिया जाए। अभी स्टेटस क्या है? 2017 से ही ये अप्रूवल मिल चुका था कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने भी अप्रूवल दे दिया था।
अभी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने अप्रूवल नहीं दिया है। हालांकि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर ये अपील की है कि भाई इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे हमारे स्टेट में पानी की कमी हो सकती है। मेकेदातु प्रोजेक्ट चूंकि कावेरी नदी पर स्टैब्लिश्ड है, इसीलिए हमें इसके बारे में एक बार पढ़ लेना चाहिए। देखो, कावेरी नदी का जो ओरिजिन है वो कर्नाटका स्टेट के वेस्टर्न साइड में जो ब्रह्मगिरी हिल्स है या फिर जो वेस्टर्न घाट है वहाँ के ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होता है। ये 3 स्टेट से और एक यूनियन टेरिटरी से पास होता है। तमिलनाडु से तो है ही है, साथ ही साथ कर्नाटका, केरला और जो यूटी है वो पुडुचेरी है। मतलब कि तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, आप इस बात का ना ध्यान नहीं दे पाओगे, केरला कभी ध्यान में नहीं आएगा, इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखना कावेरी नदी केरला से भी होकर गुजरती है। मतलब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसका रिवर बेसिन है वो केरला में भी है और पुडुचेरी में भी है। साथ ही साथ इसके की ट्रिब्यूटरीज हैं हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, अमरावती, नोइल, भवानी रिवर्स, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर सीरीज ऑफ ट्विस्ट है, मतलब कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा नदी है ये, और यहाँ पर खूब सारे गॉर्जेस हैं। गॉर्जेस की फोटो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में दिखाई आपको। जब तक ये होगेनकाल फाल तक नहीं पहुँच पाता है तब तक। इसके बाद इसमें एक फेमस डैम है मेटूर डैम, आप सबको पता होगा कि ये तमिलनाडु का हाइडल पावर और इरिगेशन पावर प्लांट यहाँ पर मेतूर डैम पर बना हुआ है। सबसे पहला आर्टिकल हमारा नगोर्नो काराबाग रीजन से रिलेटेड है। हमने हमेशा देखा है कि यूपीएससी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है मैच द फॉलोइंग में कि हाँ भाई ये प्लेस इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था, आप बताओ कि ये वाला प्लेस जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है या कौन से कंट्री में है। इसीलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम यही देखते हैं नगोर्नो काराबाग रीजन है कहाँ पर। आप आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये जो रेड कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको आप ये रीजन से कंसिडर कर सकते हैं। देखा जाए तो इस रीजन के 95% पॉपुलेशन एथनिकली आर्मेनिया के हैं। साथ ही साथ इनको कंट्रोल भी आर्मेनिया करता है, लेकिन इंटरनेशनली इनको अजरबैजान के अंदर में रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसीलिए ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसी टाइम पर ये हिस्सा, चूँकि इनका और अजरबैजान वालों का कुछ आपसी मतभेद हुआ था जिसके कारण ये अलग हो गए थे। बाद में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कुछ सीज फायर भी साइन किए गए, बट उनका कुछ खास इफेक्ट दिखता नहीं और एक दूसरे के प्रति ये आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। अगला आर्टिकल हमारा नाथुला से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन बढ़ती जा रही है, उससे नाथुला के अक्रॉस जो ट्रेड होता था उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है वो। अब नाथुला जो है वो सिक्किम को चुम्बी वैली से कनेक्ट करता है। चुम्बी वैली तिब्बतन प्लेट्यू में है, चाइना के अंदर में। और आप ये समझिए कि इंडिया और चाइना ट्रेड के बीच में 3 ऐसे पासेस हैं। नाथुला पास तो एक है ही है, इसके अलावा शिपकिला है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, और लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड में है। ये इंडिया, नेपाल, चाइना के ट्राई जंक्शन पर है। ठीक, तो इसी तरीके से मैं एक बार ये नाथुला का भी मैप दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये रहा नाथुला और ये चुम्बी वैली से कनेक्ट होता है तिब्बतन प्लेट्यू में। नाथुला उन 5 ऑफिशियली एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स में से एक है जिसको इंडिया और चाइना के बीच में कंसल्टेशन और इंटरैक्शन के लिए ओपन किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर 2 पार्टीज आके बीच में बात कर सकती हैं। अगला आर्टिकल हमारा न्यू कैलेडोनिया से रिलेटेड है। न्यू कैलेडोनिया फ्रेंच की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। यहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ था और रेफरेंडम में ये बोलते हैं कि भाई हम फ्रांस से इंडिपेंडेंट नहीं चाहते हैं। ठीक है, इनको गए वो हम फ्रांस के साथ ही रहेंगे, मतलब ये है। तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, मैच द फॉलोइंग में आता है। ये न्यू कैलेडोनिया पूछ लिया कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो फ्रांस से रिलेटेड है। बात करते हैं कि न्यू कैलेडोनिया एक्चुअल में है कहाँ पर। आप सबसे पहले ये समझो कि ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आप इतनी दूर जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको मेलेनेशिया दिखता है। ये मेलेनेशिया का एक छोटा सा पार्ट है न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये आइलैंड दिख रहा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि आप ये समझिए कि ये ऑस्ट्रेलिया से दूर है थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख ही रहे हो। साथ ही साथ मेलेनेशिया सब रीजन का पूरा एक कंपोनेंट इसमें आ सकता है, जिसमें और भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिसका नाम है ग्रैंड टेरे, लॉयल्टी आइलैंड, चेस्टरफील्ड आइलैंड, बेलेप आर्चीपेलागो, आइल ऑफ पाइन्स और छोटे छोटे दूसरे आइलेट्स। यहाँ पर आइलेट्स ये सारे जो होते हैं ये छोटे आइलैंड को हम बोलते हैं। जीलैंडिया का पार्ट भी है सेलेडोनिया। इसका सबसे लंबा जो रिवर है ना वो है दाहौत रिवर।
न्यू कैलेडोनिया जो है, कैलेडोनिया, इसका ओवरसी टेरिटरी स्टार्ट हुआ था 1946 में। 1998 में एक नाउमे अकॉर्ड साइन किया गया था। स्पेशल स्टेटस इसको प्रोवाइड करता है 1999 में। अगला आर्टिकल हमारा किसी ग्लेशियर से संबंधित है। ये क्या स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? अरे नहीं, यही नाम है इसका। इसको पढ़ना तो मुझे नहीं आता है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना, बट न्यूज़ में है इसलिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाल फिलहाल में ये जो ग्लेशियर यहाँ पर लिखा गया है, इसका एक सरल नाम भी है 79N ग्लेशियर। एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो जे वर्ड है ना, इसको आई जैसा साउंड करता है। जैसे कि इसको अगर मैं केवल इतना पढ़ूंगा तो एब्जॉर्डेन नहीं पढ़ूंगा, फियोर्डेन पढ़ूंगा, ठीक है? तो इस तरीके से अब आप पढ़ लेना। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ग्रीनलैंड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए क्या हुआ कि जो ये ग्लेशियर है ना, वो ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा मतलब कि आर्कटिक रीजन का सबसे बड़ा आइस शेल्फ था, वो टूट गया ग्रीनलैंड में टेम्परेचर के बढ़ने के कारण। इसीलिए ये न्यूज़ में था। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बस आप ये समझ लेना। वैसे इतने कठिन नाम वाले यूपीएससी में जल्दी आते नहीं है, लेकिन हमेशा कन्फ्यूजन इसलिए होती है ना कि ये कहीं रशिया वगैरह से तो संबंधित नहीं है। इसी तरीके से कुछ और ग्लेशियर्स जो इस बार न्यूज़ में रही हैं, उसमें से एक है थ्वाइट्स ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका के वेस्टर्न साइड में है। इसके अलावा दूसरा जो है वो ये है, इसको भी आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो थोड़ा अपना समय लेके। मैं इसको ओके ग्लेशियर बोलूँगा, जो कि इसका सरल नाम है। इसका लोकेशन भी देख लो, ये आइसलैंड के वेस्टर्न हिस्से पर है। इसको आप इस तरीके से इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हो क्योंकि क्लाइमेट चेंज का पहला प्रभाव हमें देखने को मिला जब ये ग्लेशियर खो गया। ये ग्लेशियर ही गायब हो गया, पहला ऐसा ग्लेशियर बना, तो इसीलिए ये भी न्यूज़ में था। इन 2-3 ग्लेशियर्स के नाम आप याद रखना, कहाँ पर लोकेटेड हैं ये भी याद रखना। अगला आर्टिकल हमारा ओ स्मार्ट स्कीम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने ओ स्मार्ट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म है ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशंस रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस स्कीम। अब चूंकि मुझे तो समझ में नहीं आया कि स्मार्ट का फुल फॉर्म कैसे बन गया, बट नाम के फुल फॉर्म से समझ में ये आ रहा है कि ओशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए कुछ टेक्नोलॉजी का योगदान देगा, ये ऑब्जर्वेशन करेगा, कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में इंडिया के जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हैं उनका फिजिकल इन्वायरमेंट और मेरीन लिविंग रिसोर्सेज के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उनके इंफॉर्मेशंस को रेगुलर बेसिस पर अपडेट करने का काम होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि ये कोस्टल वाटर्स के क्वालिटी को एक्सेस करता है कि सी वाटर पॉल्यूटेंट्स कहीं ज़्यादा तो नहीं आ गए, अगर ज़्यादा आ गए तो उनको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। अगर एंथ्रोपोजेनिक या नेचुरल एक्टिविटीज़ के चलते कोस्टल इरोजन होता है और उससे शोर लाइन चेंज हो जाती है, तो ऐसे चेंजेस को भी ये एक्सेस करते हैं। इंडिया के अराउंड जितने भी सी हैं उनको रियल टाइम बेसिस पर स्टेट ऑफ द आर्ट ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स के ज़रिए डेटा एक्वायर करते हैं। साथ ही साथ सैटेलाइट डेटा का जो भी वैलिडेशन होता है, मतलब जो भी सैटेलाइट इनको डेटा प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पर एक सेट ऑफ पैटर्न बनाते हैं, ये एल्गोरिदम बनाते हैं उनका। कोस्टल रिसर्च में जितने भी चेंजेस आते हैं उनको मॉनिटर करते हैं। साथ ही साथ जो ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं इनको भी एक्सप्लोर करने के लिए जो हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन का सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है, जिसमें से 75,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया को एलोकेट किया गया है। 5500 मीटर की डेप्थ पर ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं। इनको एक्सप्लोर करने के लिए जो भी मिशन है वो भी ओ स्मार्ट स्कीम के अंदर ही कैरी आउट किया जाएगा। जो अगला आर्टिकल है वो सोलर साइकिल 25 के बारे में है। हाल ही में नासा के साइंटिस्ट ने और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के साइंटिस्ट ने एक प्रेडिक्शन अनाउंस किया है। उन्होंने कहा कि एक नई सोलर साइकिल शुरू हो गई है और इसे नाम दिया गया है सोलर साइकिल 25। उनका ऐसा मानना है कि अब ये सोलर साइकिल शुरू हो गई है। तो सोलर साइकिल क्या होती है पहले मैं आपको ये बता दूं। जो सन होता है उसका एरिया काफी एक्टिव होता है और सन के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड गैसेस होती हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज गैसेस होती हैं ये बनाती हैं सन का मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? ये है सन का मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज गैसेस सन का मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। अब देखिए, सन का जो एरिया है वो सारा का सारा हमेशा एक्टिव नहीं रहता। कई सारी जगहों पर आपको जो सन का एरिया है वो थोड़ा इनएक्टिव दिखेगा, मतलब वो एरिया सन का कंपैरेटिवली आपको कूलर दिखेगा और कूलर दिखने की वजह से आपको वो हिस्सा काला दिखेगा। ये जो काला एरिया होता है, यानी कि जो ब्लैक स्पॉट आपको सन के ऊपर दिखते हैं,
इन्हें ही सन स्पॉट कहा जाता है। सन स्पॉट क्या है? सन के ऊपर दिखने वाला ब्लैक स्पॉट यानी कि काला एरिया। ये काला एरिया किस वजह से बनता है? देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ कुछ जगहों पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जिस जगह पे ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है उस जगह पे ये सन की एनर्जी को बाहर नहीं निकलने देता, बल्कि उसे अंदर ही रोक कर रखता है। तो जब वो सन की एनर्जी अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, तो वो एरिया हमें ब्लैक दिखने लगता है। लेकिन ये जो सन की एनर्जी है जो अंदर दबी हुई है, जिसकी वजह से ये एरिया ब्लैक दिख रहा है और कंपैरेटिवली कूलर है आसपास के एरिया से, ये एनर्जी लगातार इस मैग्नेटिक फील्ड को कन्फ्रंट करती है और कई बार इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ब्लो क्रिएट करती है और एक बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकल के आती है। ये जो सनस्पॉट का एरिया है ये 50,000 किलोमीटर का भी हो सकता है। तो ये जो एनर्जी निकल के आती है इस मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर करते हुए, इसे ही हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं। तो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं इस तरीके से। ऐसी मान्यता है कि जो सनस्पॉट्स हैं ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, मतलब, और ये जो बनते और बिगड़ते हैं इनकी अपनी एक साइकिल है जो 11 सालों में पूरी हो जाती है। मतलब सनस्पॉट्स बनने शुरू होते हैं, फिर ये कुछ बड़े बड़े सनस्पॉट बनते हैं और फिर ये छोटे छोटे बनकर खत्म हो जाते हैं। तो ये जो साइकिल शुरू होती है इसे कहा जाता है सोलर साइकिल और ये 11 सालों की होती है। जब ये सोलर साइकिल शुरू होती है तो जो स्पॉट्स होते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, तो इसे लीस्ट सनस्पॉट वाला जो समय होता है इसे सोलर मिनिमम कहा जाता है, जब सन के ऊपर हमें सनस्पॉट्स कम दिखते हैं। जब हम इस 11 साल के पीरियड के बीच में पहुंचते हैं, मतलब 5 साढ़े 5 साल का जब समय बीतता है, तो हमें मैक्सिमम लेवल पे सनस्पॉट्स दिखने लगते हैं। इसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है और बाद में इन सनस्पॉट्स की संख्या वापस से कम होने लगती है। साइंटिस्ट सोलर एक्टिविटी को ट्रैक कैसे करते हैं? ट्रैक करने के लिए ट्रैक क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इफेक्ट सन के ऊपर भी पड़ता है। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कोरोनल मास इजेक्शन से आते हैं, मैं आपको बताता हूं कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। सन का जो इंटरनल एरिया है उससे ज्यादा हीट वाला एरिया आपको उसका बाहरी एरिया मिलता है और उसे कहा जाता है कोरोना, सन का कोरोना। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कोरोना नाम की हर चीज वायरस नहीं होती, बल्कि सन का भी एक कोरोना होता है और ये काफी हीट वाला होता है। तो जब हमने बात की थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ सन की एनर्जी इंटरैक्ट करती है, फ्लक्चुएट करती है, तो एक ब्लो क्रिएट करती है और जब वो ब्लो बाहर निकलता है सोलर फ्लेयर्स के फॉर्म में, तो ये जो कोरोना की एनर्जी आपको ये व्हाइट कलर की सन के चारों ओर दिखाई गई है ये भी उसके साथ आती है। तो इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। मतलब कोरोना की जो एनर्जी है वो इकट्ठा होकर इजेक्ट हो जाती है, तो इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। मतलब कोरोना की एनर्जी सोलर फ्लेयर्स के साथ अर्थ की ओर आ जाती है और जब ये आती है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो इंटेंस लाइटनिंग क्रिएट होती है जिसे हम ऑरोरा बोलते हैं, जिसे नदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरियोलिस और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है, जहां पर आपको आसमान कलरफुल दिखता है। ये पावर ग्रिड को इंटरवीन कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज क्रिएट कर सकता है और पावर को भी कट कर सकता है। साइंटिस्ट सोलर एक्टिविटी को कैसे ट्रैक करते हैं? वो सन स्पॉट्स को देखते रहते हैं और इनके जो डार्क ब्लॉचेस हैं उनको स्टडी किया जाता है। इसी की बेसिस पे सोलर एक्टिविटीज को स्टडी करने का प्रयास किया जाता है और इसकी साइकिल को ट्रैक करते हैं, ये किस प्रकार से बन और बिगड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सनस्पॉट वही है, सन का वो एरिया जो कंपैरेटिवली कूलर दिखता है, ये 50 किलोमीटर के डायमीटर का हो सकता है। और सोलर फ्लेयर्स हमने बात कर ली कि जो सोलर फ्लेयर्स एनर्जी के फॉर्म में निकलती हैं। जो अगला आर्टिकल है वो टाइफून हाइसेन के बारे में है। हाल ही में जापान को इस टाइफून ने हिट किया और जापानीज अथॉरिटीज़ ने 8 मिलियन रेसिडेंट्स को बोला कि वो उस ज़मीन को छोड़ दें जहां पर ये हिट करने वाला है। ये जो टाइफून है इसे कैटेगरी 4 में रखा गया, मतलब ये काफ़ी लीथल था। इसका मतलब ये है कैटेगरी 4 में जाने का मतलब कि जो वेल मेड घर हैं उनके एक्सटीरियर वॉल्स या छत डैमेज होंगे। विंड स्पीड 216 किलोमीटर पर आवर की रही। हाइसेन ये जो नाम है वो चाइना ने रिकमेंड किया था, जिसका मतलब होता है सी गॉड यानी कि समंदर का देवता। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।